हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। होपफुली आप सभी के एग्जाम बहुत ही अच्छे से जा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। कंप्लीट रिवीजन होगा यूनिट 1 से यूनिट 5 का, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो अब क्या समझते हो इंटरनेशनल मार्केटिंग से? व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग? इंटरनेशनल का मतलब होता है एक क्रॉस दी बॉर्डर या एक क्रॉस दी डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ग्लोबली बिजनेस करना, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दी प्रोडक्ट एंड सर्विस। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होगा? इंटरनेशनल मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, international marketing is the process of promoting, selling and distributing products or service across the different countries। कुछ नहीं, आप मार्केटिंग का डेफिनेशन होता है प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, एंड इंटरनेशनल का अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री। बस यही है। आप जब डेफिनेशन लिखोगे तो आप ग्लोब बना के, ग्लोब कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे बना देना है राउंड सा और फिर ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, और ये दिस इज द वर्ल्ड। इसमें हम कहीं पे भी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट और सर्विस अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। It involves understanding the needs and preference of customer in different international markets and adapting the marketing strategy accordingly। ठीक है, अब क्या है, कस्टमर के नीड और प्रेफरेंस को समझना होता है, क्योंकि कस्टमर क्या है, इंटरनेशनल कस्टमर है, डिफरेंट डिफरेंट उनके नीड एंड प्रेफरेंस हो सकते हैं, और उनके नीड एंड प्रेफरेंस को पूरा करना, फुलफिल करना, उसके लिए जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है? इंटरनेशनल मार्केटिंग में आती है। ओके, अब ऐसे भी इसको समझ सकते हो, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। इट इन्वॉल्व्स understanding the need and preference of customer in different international market, adapting the marketing strategy accordingly। ओके, अब एग्जाम में ऐसे भी ड्रॉ करके आ सकते हो। Now, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव्स है इंटरनेशनल मार्केटिंग के? तो एक्सपैंड बिजनेस रिच, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, न्यू मार्केट में जाना होता है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अर्न हायर प्रॉफिट, अर्न मोर प्रॉफिट। अगर आप ज्यादा मार्केट एक्सटेंड करोगे तो फिर आपकी रेवेन्यू भी ज्यादा होगी। ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग। पर आपके अगर 2 मार्क्स में पूछते हैं तो यू हैव टू ओनली डिफाइन द इंटरनेशनल मार्केटिंग। आप ऐसे डायग्राम बना के आ सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपैट्रिएट? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपैट्रिएट? सेकेंड क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपैट्रिएट? एक्सपैट्रिएट उसे कहते हैं जो पर्सन अपने देश का है, सपोज अपने देश का है पर वो विदेश में जाके काम कर रहा है। ठीक है, अगर कंपनी उसको विदेश भेज रही है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वर्क के लिए, तो वो पर्सन वहां पे क्या कहलाएगा? एक्सपैट्रिएट कहलाएगा। या आप देखते हो बाहर से जो फॉरेनर इंडिया में आके काम करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपैट्रिएट कहते हैं। ठीक है, जो अपने देश से दूसरे देश में जाके काम करता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सपैट्रिएट। ओके, an expatriate or expat is a person who lives and work in a country other than their native country। native country that means home country, अपना देश।
उसको छोड़ के वो जब विदेश में जाके काम करता है या अदर कंट्री फॉरेनर कंट्री में जाके काम करता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपैट्रिएट कहते हैं। सपोज ये पर्सन इंडिया का है एंड नाउ ही इज वर्किंग इन यूएस, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपैट्रिएट कहलाएगा। ठीक है, टू टाइप्स के एक्सपैट्रिएट होते हैं, एक कॉर्पोरेट एक्सपैट्रिएट होते हैं और एक सेल्फ इनिशिएटेड एक्सपैट्रिएट होते हैं। कॉर्पोरेट एक्सपैट्रिएट जो होते हैं, जिनको कंपनी ग्लोबल जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो भेजती है फॉरेन कंट्री में या सब्सिडरी में जॉब के लिए, वर्क के लिए, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, कॉर्पोरेट एक्सपैट्रिएट। जो सेल्फ इनिशिएटेड एक्सपैट्रिएट होते हैं वो खुद से जाते हैं दूसरे कंट्री में फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, तो उनको क्या कहते हैं, सेल्फ इनिशिएट एक्सपैट्रिएट। ठीक है, example of expatriate, a manager from India is sent by their company to work in the United States for 3 years। आप डिफाइन करके ऐसे एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज ASEAN? क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज ASEAN? ASEAN, what is ASEAN? ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nation। इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अगस्त 8, 1967 में ये फाउंडेड हुआ था, इसको स्टैब्लिश किया गया था। ASEAN is a regional intergovernmental organization comprising 10 Southeast Asian countries. It was established to promote economic growth, political stability, cultural cooperation, and peaceful relationship amongst this nation। ठीक है, ये जो एशियन ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर है, मेंबर्स है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कल्चरल कॉर्पोरेशन एंड पीसफुल रिलेशनशिप अमंग्स द मेंबर ऑफ नेशन। ओके, these are the objectives, same ही objectives है, to promote the economic growth and development in Southeast Asia, enhance the political security cooperation to maintain the regional peace, encourage the cultural exchange, promote free trade and investment in the region, and address the regional challenge such as the terrorism, climate change, human trafficking। ठीक है, तो जो एशियन है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, वो क्या एम है, क्यों ये फॉर्म हुआ है, टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, जो 10 कंट्रीज मिलके बनाई हैं, उनका एम है कि साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन हो, कल्चरल एक्सचेंज हो उनमें, और फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, एंड जो भी ये पीसफुल एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो, एक फ्रेंडशिप वाला क्रिएटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो इन लोगों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, डिफाइन UNCTAD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी बोलता है डिफाइन UNCTAD। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, UNCTAD is a permanent intergovernmental body of the United Nations। ठीक है, it is a permanent intergovernmental body, more than one government, United Nation की मिलके इसको establish की है, to promote the international trade, especially for developing countries, to ensure the economic development and integration into global economy।
ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन की जो गवर्नमेंट है वो मिल के एक UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, जिसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनका इकोनॉमिक डेवलप करना, ठीक है, और इंटीग्रेट करना ग्लोबल इकोनॉमी से तालमेल बैठाना। These are the primary objective of UNCTAD। डेफिनेशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, क्योंकि इस सारी चीज को ऑब्जेक्टिव है, कोई भी बॉडी अगर स्टैब्लिश की गई है तो कुछ एम है, ऑब्जेक्टिव है, तो आपके एकदम बहुत अच्छे मार्क्स कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है, एक्सपेंडिंग देयर ट्रेड अपॉर्चुनिटी, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, reducing the trade inequalities and promoting fair trade practice. Okay, these are the objectives of UNCTAD। ये इसलिए बनाया गया है ताकि इन सभी चीजों पे काम करे, एक्सपेंडिंग द ट्रेड अपॉर्चुनिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग ट्रेड इनइक्वालिटी और अनफेयर ट्रेड एंड प्रमोटिंग द फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। These are the key area where UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development focus। ठीक है, आपका क्या क्या की एरिया है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, आप 10 मार्क्स में भी ये आएगा तो आप लिख सकते हो आराम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by foreign exchange? Question number E, what do you mean by foreign exchange? ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज को इन शॉर्ट फॉरेक्स और एफएक्स से भी दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट रिफर्स टू द ग्लोबल मार्केट फॉर ट्रेडिंग करेंसी। जो करेंसी हम लोग एक्सचेंज करते हैं, इंडियन रुपीज से यूएस डॉलर में एक्सचेंज करना, दैट कहीं पे भी आप बाहर बिजनेस कर रहे हो आउट ऑफ द कंट्री, तो आपको वहां की करेंसी चाहिए होगी, तो ट्रेडिंग करेंसी कौन एक्सचेंज करके देगा आपको, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इट ऑल्सो रिफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वन कंट्री करेंसी टू अनदर। अब इसको कैसे याद रखोगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वन कंट्री करेंसी फॉर अनदर। सिंपली आप याद रखना इंडियन से डॉलर में। जब आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी कोट किया है, एक्सचेंजिंग द इंडियन रुपीज फॉर यूएस डॉलर व्हेन ट्रेवलिंग टू यूनाइटेड स्टेट, ओके, एंड शॉर्ट फॉर्म होता है फॉरेक्स और एफएक्स। दीज आर द की कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का क्या की कंपोनेंट है, करेंसी, वो करेंसी एक्सचेंज करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का, ठीक है। ट्रेड ऑफ करेंसी, ट्रेडिंग दी करेंसी। नेक्स्ट है, ये अंडरलाइन कर देती हूँ, ट्रेडिंग दी करेंसी या करेंसी ट्रेड। एक्सचेंज रेट मेंटेन करता है द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर, ठीक है। एक्सचेंज रेट द वैल्यू, एक करेंसी जैसे यूएस डॉलर, 1 यूएस डॉलर इक्वल टू 83 इंडियन रुपीज, 83 इंडियन रुपीज। वन यूएस डॉलर का क्या वैल्यू है, $1 का क्या वैल्यू है, 83 इंडियन रुपीज। अगर आप 83 इंडियन रुपीज दोगे तो आपको वो $1 देगा, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, जहाँ पे मनी का एक्सचेंज होता है, ये 24 आवर्स ऑपरेट होता है, ठीक है। तो दीज आर दी कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी या ट्रेडिंग ऑफ करेंसी, एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स मार्केट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल मार्केट, ग्लोबलाइजेशन में बोलते हैं ना ग्लोबल मार्केट, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है, ओके। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्री। क्या है, अगर एक दूसरी कंट्री से बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, कल्चरली इंटरेक्ट करते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग connection and integration amongst the countries in terms of
एक दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्ट होना और इंटीग्रेट होना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कल्चर, technology, politics and communication. It lead to the free flow of globalization. क्या help करता है? It help to free flow of goods, service, capital, people, information across the international border. ओके तो अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब वन मार्केट, वन ग्लोबली मार्केट, ठीक है। अब ये आपको हेल्प करता है फ्री फ्लो ऑफ गुड, सर्विस, कैपिटल, पीपल और इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, और प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज और एमंग्स द कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? क्या की फीचर्स है ग्लोबलाइजेशन का? ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? तो ग्लोबल ट्रेड, ओके, ग्लोबलाइज, ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ग्लोबल ट्रेड आता है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस बिटवीन दी कंट्रीज, देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कंट्रीज वर्क टुगेदर इन ट्रेड एग्रीमेंट फॉर्मिंग द रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। बहुत सारी बॉडीज मिलके, कंट्री 5-6 कंट्री या 10 कंट्री मिलके ऐसी बॉडीज बनाती है जो फोकस करती है कि कंट्री के इकोनॉमी टुगेदर, ऑल कंट्री, जितनी भी कंट्री है उनकी इकोनॉमी को साथ में ठीक किया जाए। एग्रीमेंट बनता है ताकि अच्छे से बिजनेस हो सके, ट्रेड हो सके। तो कंट्रीज वर्क टुगेदर इन ट्रेड एग्रीमेंट एंड फॉर्मिंग द रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ कल्चरल एक्सचेंज, जब हम लोग साथ में काम करेंगे एक दूसरे कंट्री से, तो जो कल्चर है उसका भी एक्सचेंज होगा, स्प्रेडिंग ऑफ आइडिया, ट्रेडिशन, लाइफ स्टाइल, ये हम लोग देखेंगे। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, रैपिड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वर्ल्ड वाइड। सपोज किसी कंट्री का कुछ टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, इसका कुछ एडवांस है, तो सब मिलके करेंगे अगर काम, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। देन फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ पीपल फॉर वर्क, एजुकेशन एंड बेटर अपॉर्चुनिटी, दीज आर द की फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। In short, globalization make the world more interconnected and interdependent. Okay? तो आप ग्लोबलाइजेशन अगर 10 मार्क्स में भी पूछता है तो आप आराम से लिख सकते हो, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हाउ ग्लोबलाइजेशन हेल्प टू बूस्ट द इकोनॉमी एंड हाउ ग्लोबलाइजेशन हेल्प टू इंटरनेशनल बिजनेस। फिर ये की कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, की फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन या की कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऐसे आप बना के आ सकते हो। ठीक है, आप साथ में डायग्राम भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ज्वाइंट वेंचर। मोस्टली पूछ ही देता है ये, कभी 2 मार्क्स में, कभी केस स्टडी में। तो डिफाइन ज्वाइंट वेंचर और व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या है? जब ऐसे आप समझिए कि ग्लोबली एक कंपनी दूसरी कंपनी से या मोर देन 2 कंपनी एक साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है, और उस प्रोजेक्ट के लिए वो अपना ऑनरशिप, रिसोर्स, रिस्क, रिटर्न्स, मनी सब शेयर करती है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो इसको क्या कहते हैं? ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए ज्वाइंट वेंचर बनता है कि इस काम को, इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, जिसमें से 2-3 कंपनी मिलके साथ में काम करती है। ओके, तो ज्वाइंट वेंचर इन शॉर्ट जीवी बोलते हैं इसको, इज अ बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी होता है क्रिएटेड बाय 2 और मोर पार्टीज, ठीक है, जनरली कैरेक्टराइज बाय शेयर द ओनरशिप, शेयर रिटर्न एंड रिस्क एंड शेयर द गवर्नेंस। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर को, ज्वाइंट वेंचर इज अ बिजनेस अरेंजमेंट, ज्वाइंट, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ज्वाइंट वेंचर इज अ बिजनेस अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज एग्री टू कोलैबोरेट, एग्री टू अपना जो भी उनके पास रिसोर्स है उसको कोलैबोरेट मतलब मिल के काम करना, बाय पूलिंग देयर रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज, नॉलेज अगर है, देन कैपिटल, technology to achieve a specific business objective or project. The participating parties share profit, loss and control of joint venture. ठीक है, प्रॉफिट, लॉस एंड कंट्रोल ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है? एक पार्टी दूसरे पार्टी से या मोर देन 2 पार्टी, जैसे मान लो A,
सपोज कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी मिलके किसी प्रोजेक्ट पे XYZ या मैंने P से प्रोजेक्ट दिखाया, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और ये मिलके जो ये जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है इसके लिए वो क्या की, ज्वाइंट वेंचर फॉर्म की। ये तीनों मिलके ज्वाइंट वेंचर फॉर्म की। अब कंपनी ए भी अपना रिसोर्स लगाएगा, बी भी रिसोर्स लगाएगा, सी भी रिसोर्स लगाएगा, टेक्नोलॉजी भी ये लोग शेयर करेगा, एक्सपर्टीज, ह्यूमन पावर या एक्सपर्ट आइडिया ये शेयर करेगा एंड मनी शेयर करेगा। एंड जो भी इस प्रोजेक्ट से जो भी रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या जो भी रिजल्ट हुआ, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर आपका 50 to 50% भी होता है, 60 to 40 भी होता है, 20 to 80 भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली 50 to 50% ज्वाइंट वेंचर होता है। ओके, so these are the key features of joint venture. शेयर दी ओनरशिप, आपको अपना ओनरशिप शेयर करना है। इस पार्टी कंट्रीब्यूट टू द रिसोर्स एंड कैपिटल, सारी कंपनी या एंटिटी, बिजनेस एंटिटी शेयर करेंगी अपना रिसोर्स और कैपिटल। रिसोर्स दैट मीन्स ह्यूमन पावर, टेक्नोलॉजी, और कैपिटल दैट मीन्स फाइनेंस। ओनरशिप इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट। ठीक है, ओनरशिप कितना चाहिए वो आपके एग्रीमेंट पे डिसाइड होगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हर एक ज्वाइंट वेंचर का, हर एक प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो द ज्वाइंट वेंचर इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंटिटीज, ये दोनों जो कंपनी है वो उनका खुद का एक इंडिपेंडेंट एंटिटीज है, वो खुद का अलग अलग पहचान है। द पार्टीज इन अ ज्वाइंट वेंचर रिटेन देयर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आउटसाइड द वेंचर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये सारी जो कंपनी है इनका खुद का अलग इंडिविजुअल एंटिटी है और ये तीनों मिलके एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किए टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे एंड उनका लिमिटेड ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सब मिलके काम करते हैं। ज्वाइंट वेंचर जो भी फॉर्म करते हैं मिलके काम करते हैं फॉर achieving the specific goal in within time period. Okay, so joint venture is a powerful strategy for business to combine their strength and enter new market or achieve the specific goal. Okay, ये भी आप 10 मार्क्स पे आराम से लिख सकते हो। है क्वेश्चन में 2 मार्क्स का पूछा है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग कि अब 10 मार्क्स में भी आए तो आप लिख दो। ओके, क्वेश्चन नंबर H, व्हाट इज इम्पोर्ट कोटा। ठीक है, व्हाट इज इम्पोर्ट कोटा। कोटा मतलब रोक लगाना, इम्पोर्ट मतलब ट्रेडिंग। जब हम लोग ये एक्चुअली ये गवर्नमेंट कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कोटा लगाती है कि लिमिटेड नंबर ऑफ गुड या सर्विस या लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ही इंपोर्ट किया जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इम्पोर्ट कोटा इज अ ट्रेड restriction set by the government that limit the quantity मतलब number of or value of specific good that can be imported into the country during a particular period of time। ठीक है, पर्टिकुलर किसी पीरियड में नंबर ऑफ जो क्वांटिटी ऑफ गुड है उस पर कोटा लगाना, उस पर रोक लगाना, ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाना बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड इम्पोर्ट कोटा। ओके, ये आपका 10 मार्क्स में नहीं आएगा, ये 2 मार्क्स में ही आएगा, तो इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर I, डिफाइन सब्सिडीज। ठीक है, जैसे इंपोर्ट कोटा आपका रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन था। सब्सिडीज क्या होता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल एड और सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रेड इंपोर्ट कोटा में इंपोर्ट करने पे जो रिस्ट्रिक्शन लगता था यहाँ पे वो भी गवर्नमेंट के द्वारा लगता था, और यहाँ पे भी यहाँ पे सब्सिडीज में क्या होता है, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है टू डू दी ट्रेड। ठीक है, और पब्लिक अथॉरिटी ये टू इंडिविजुअल बिजनेस इंडस्ट्री टू प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। Subsidy help to reduce the cost of good or service and encourage the specific economic activity that consider the beneficial to society. In simple terms, subsidy makes certain good or service cheaper for consumer
और प्रोड्यूसर। ठीक है, सब्सिडीज क्या करती है, वो गुड और जो सर्विस है उसको चीपर बना देती है, गवर्नमेंट अपने द्वारा फिनेंशियल सपोर्ट कर देती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको कंज्यूम करें और इंटरेस्ट जगाएं। ठीक है, कितने टाइप की सब्सिडीज होती है, डायरेक्ट सब्सिडी होती है, इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है, देन कंज्यूमर सब्सिडी। कंज्यूमर सब्सिडी जो होता है लाइक कुकिंग गैस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, हेल्थ केयर पे जो सब्सिडीज होता है दैट इज द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के लिए होता है। द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एसेंशियल गुड एंड सर्विस फॉर द कंज्यूमर, दैट इज द कंज्यूमर सब्सिडीज। ठीक है, प्रोड्यूसर सब्सिडीज जो होता है, जो बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए होता है, टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज द आउटपुट। ठीक है, लाइक सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, एंड डायरेक्ट सब्सिडीज कैश पेमेंट हो गया, ग्रांट गिवन डायरेक्टली टू इंडिविजुअल और बिजनेस, कैश सब्सिडीज फॉर द फार्मर्स। ओके, इनडायरेक्ट सब्सिडीज हो गया जैसे टैक्स ब्रेक, रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, ये सब आपका जो होता है वो इनडायरेक्ट सब्सिडीज है। तो दीज आर सब्सिडीज जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस के लिए गवर्नमेंट देती है। सब्सिडीज मतलब फिनेंशियल सपोर्ट देती है टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट, जगाती है, कंज्यूमर को भी थोड़ा रिलीफ होता है और बिजनेसमैन को भी रिलीफ होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जे, व्हाट इज एंटी डंपिंग पॉलिसी? What is anti-dumping policy? ठीक है, anti-dumping policy, an anti-dumping policy refers to measures and regulation implemented by a country to protect its domestic industries from unfair competition। ठीक है, अनफेयर ट्रेड के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है ताकि वो जो भी ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी बिजनेस हो रहा है उसको मेजर करती है, रेगुलेट करती है ताकि अनफेयर कंपटीशन या अनफेयर ट्रेड नहीं हो। ठीक है, तो एंटी डंपिंग पॉलिसी रिफर्स टू मेजर्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेड बाय कंट्री टू प्रोटेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, कंट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है मेजर्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक industry, protect its domestic industry from unfair competition caused by imported good being sold at a lower price lower than the normal value or below the production cost in the exporting country। ठीक है, this practice known as a dumping or can harm the local business and destroy the market competition। ठीक है, तो जो बाहर से जो सामान आ रहा है वो बहुत ही चिपड़ आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, जो लोकल मार्केट है या लोकल बिजनेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसी चीज को, ऐसी अनफेयर कंपटीशन को ये एंटी डंपिंग पॉलिसी मेजर करती है और रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। Difference between import and export. Import means bring goods and service into country from the abroad। जब import in country के in आई से ऐसे याद रखो, आई फॉर इम्पोर्ट, आई फॉर इन, कंट्री में जब आता है दूसरी जगह से, फॉरेन से, द गुड एंड सर्विस इम्पोर्ट मतलब इन कम इन द कंट्री, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। और जब हम लोग गुड और सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर कंट्री में भेजते हैं, तो दैट इज द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग लॉन्ग आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्लस आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है। मैं आपसे कोई फी चार्ज नहीं कर रही हूँ, एज अ गुरु दक्षिणा। अगर आप कुछ सीखते हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ही बोलती हूँ मैं करने को, तो वो आप प्लीज कीजिए। एंड देन आपको अगर कुछ और भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि कुछ टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। अब जैसे एग्जाम आप थोड़े एडवांस में बताइए मुझे, क्योंकि मुझे भी टाइम निकालना होता है, तो आई विल मैनेज फॉर दैट। ठीक है, तो अब वो कोई टॉपिक है या कोई नेक्स्ट एग्जाम जो जिसके टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
Okay, all the best for your exam, and please subscribe this channel, like, share. Okay, all the best. Thank you for watching.